क्वेश्चन जो है जो कि खुद बना रखे है मैंने, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेना। मैंने क्या करा, मैंने देखा कि किस क्वेश्चन को रिपीटेड वे में पूछा जा रहा है, मतलब पहले भी पूछा जा रहा है, उससे पिछले साल भी पूछा जा रहा है, उससे पिछले साल भी पूछा जा रहा है। तो कुछ क्वेश्चन में मैंने लिख भी दिया कि ये क्वेश्चन इस साल को पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इस साल को पूछा गया था सीबीएसई में या फिर और किसी बोर्ड में भी ये पूछा गया था, तो पता होना चाहिए तुम्हें। तो लाइफ प्रोसेस में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में और जो पूछे जाते हैं, जो हमेशा इंपॉर्टेंट बने रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर हम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैंने बताया लाइफ प्रोसेस में ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डाइजेशन से रिलेटेड। अब डाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है? डाइजेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूछ लेगा कोई, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड पूछ लेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ काम पूछ लेगा, लार्ज इंटेस्टाइन का पूछ लेगा, स्टमक का गैस्ट्रिक जूस कैसे होता है, कैसे काम करता है, क्या एंजाइम होती है, सलाइवा ये वगैरह, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन है कि रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन, हमारे डाइजेशन में सलाइवा क्या था, सलाइवा का क्या रोल है। ठीक है, तो देखते हैं इसको ध्यान से। इसका आंसर क्या है? सलाइवा मॉइस्चन्स द इनडाइजेस्टेड फूड विद म्यूकस। सलाइवा क्या करता है? पहली चीज सलाइवा क्या कर रहा है, जो हमारे जैसे हमने खाना मुंह में रखा तो उसको वो क्या कर देता है, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करवा देता है, क्योंकि सलाइवा में लगभग लगभग 95% से ऊपर तो पानी ही होता है। 95% से ज्यादा तो सलाइवा में सिर्फ पानी होता है, तो खाने को थोड़ा गीला कर देता है। खुद ही सोचे ना, थोड़ा गीला गीला सा हो जाएगा तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तो गीली चीज थोड़ा जल्दी पचेगी और जो सूखी चीज होगी थोड़ा टाइम लगेगा पचने में। ठीक है, गीली चीज में जो एंजाइम्स वगैरह होती है अच्छे से काम कर लेती है। ठीक है, साथ ही साथ और क्या होता है? स्टरलाइज, यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्टरलाइज, देख रहे हैं? स्टरलाइज वर्ड जहां पर भी आएगा इसका मतलब होता है किसी चीज को जर्म से फ्री करना, जर्म्स कीटाणु वगैरह इन सब से फ्री करना। जैसे कि इंजेक्शन जो होता है ना, इंजेक्शन, तो इंजेक्शन को देखा जाता है कि ये इंजेक्शन साफ है, पक्का इंजेक्शन पन्नी से फाड़ रहा है डॉक्टर, या फिर ये इंजेक्शन किसी पुराने इंजेक्शन को लगा रहा है। कई बार पहले ऐसा होता था जब इंजेक्शन की कमी होती थी, जो सरिंज होती है उसकी कमी होती थी, तो क्या करते थे बहुत सारे कि पुराने जो पिछले पेशेंट को इंजेक्शन लगाया था वही ठोक गया दूसरे वाले के भी। अब ऐसे में तो बीमारी हो जाएंगी, बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है, अगर पहले वाले पेशेंट को कोई बीमारी रही हो तो, एड्स रहा हो तो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बीमारी हो जाएगी उसको। तो इसीलिए स्टरलाइज बहुत जरूरी होता है। तो इंजेक्शन को तो स्टरलाइज करते नहीं है, अब करते हैं लेकिन वो टेक्नोलॉजी होती नहीं है, वो हॉस्पिटलों में होती है कि इंजेक्शन को एक बहुत ही खतरनाक उसमें रख देते हैं, एक कल्चर टाइप का होता है, उसमें गर्म पानी होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ होती है, वो इंजेक्शन को साफ कर देता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइल कर देना। तो स्ट्राइल का मतलब होता है किसी चीज़ को साफ कर देना। ठीक है, तो स्ट्राइल विद लाइजोजाइम, ये बोल रहा है स्ट्राइल विद लाइजोजाइम, मतलब सलाइवा में एक लाइजोजाइम, लाइजोजाइम एक एंजाइम होती है, लाइजोजाइम एक एंजाइम होती है। इस एंजाइम के बारे में मैंने बताया था। देखो हमारे मुंह में सलाइवा में एक तो तुम सबको पता है कि एक एंजाइम होती है जो डाइजेशन का काम करती है, वो तुम सबको पता है। लाइजोजाइम भी तुमको पता है, लेकिन लाइजोजाइम के बारे में थोड़ा और जानने की जरूरत है। लाइजोजाइम जो होती है ये ना, किसका काम होता है ना, मुंह में जो खाने के साथ कुछ जम्स वगैरह आ गए, कीटाणु वगैरह आ गए, तो उनको मार देती है। इसलिए मैंने बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में क्या होता है कि जो सलाइवा सिक्रीट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी उलपटांग चीज खा लेते हैं। ठीक है, कभी मतलब गंदी चीज नीचे से पकड़ के उठा के खा ली, मिट्टी खा लेते हैं, तो उनको जो खतरा है वो कुछ ज्यादा है। उनको खतरा ज्यादा है, किस चीज से खतरा ज्यादा है उनको? जर्म्स एंड कीटाणु से। तो नेचर ने क्या करा, छोटे बच्चों को ज्यादा ही लार, जो उनके मुंह में लार होती है वो कुछ ज्यादा ही आती है। ठीक है, जैसे अनुष्का के मुंह में बहुत ज्यादा लार आती है, तुमने देखा होगा, तो छोटे बच्चों के मुंह में भी क्या होती है, बहुत ज्यादा लार आती है। रीजन क्या है? क्योंकि लाइजोजाइम नाम की एंजाइम छोटे बच्चों के मुंह में सिक्रेट होती है, जो कि सलाइवा में होती है, तो सलाइवा ज्यादा सिक्रेट होगा उनका, ताकि उनके मुंह में जो कीटाणु है वो मर जाए। तो लाइजोजाइम एक एंजाइम है जो जम्स को मारते हैं, ये याद रखना, मुंह में होती है। साथ ही साथ जो पार्सली डाइजेस्ट होता है स्टार्च का, वो भी क्या होता है, हमारे मुंह में हो जाता है। तो स्टार्च का डाइजेशन किस में होता है? शुगर में। स्टार्च किस में डाइजेस्ट होता है? शुगर में। शुगर तुम समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे माल्टोज ग्लूकोज की बात हो रही है, वैसे वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है, आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन मदद करता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का ही नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज का ही नाम क्या है? टाइलिन। ये मैं तुमको बता चुका हूँ कि सलाइवरी अमाइलेज ही क्या करता है, डाइजेशन करता है किस चीज का? कार्बोहाइड्रेट का। और खास तौर पर ये स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, सारे कार्बोहाइड्रेट का नहीं करता, स्टार्च क्या करता है। अब क्या होता है कि देखो, मुंह में खाना खाया किसी ने, और सलाइवरी हमारे ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा डाइजेशन कर देगी, पूरा का पूरा नहीं कर सकती ना। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पार्शियली। इस वर्ड को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पार्शियली डाइजेशन करती है। कैसे करती है? पार्शियली। अरे खुद ही सोचो, मुंह में रखते ही कितने हैं आजकल, सब इतनी जल्दबाजी में रखते हैं कि मुंह में खाना डाला और निकल दिया। मुंह में तो डाइजेशन होने का मौका ही नहीं देते, मुंह में खाना डाला निकल गया, जूस पिया निकल गया। अब जूस कब तक कौन मुंह पे घुमाता रहेगा कि मुंह में घुमा रहा है इधर से उधर जूस को, या खाना मुंह में, कहते हैं कि मुंह में पूरा खाने को इतना चबा चबा के एकदम पानी बना देना चाहिए, तब उसको घोटना चाहिए, स्वैलो करना चाहिए, निकलना चाहिए। लेकिन करता कौन है ऐसे? आजकल मोबाइल देख रहे हैं, एक तरफ कुछ कर रहे हैं, तो इस कारण से क्या हो जाता है कि जो खाना होता है वो मुंह में रखता ही नहीं कोई, मुंह में रखा चपाया है नहीं ढंग से, निकल गया। तो अब ढंग से तो हो नहीं पाएगा ना डाइजेशन। इसीलिए तो पैनक्रियाज में सिक्रीट होती है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक अमाइलेज, क्योंकि उन्हें पता है मुंह की सलाइवरी अमाइलेज, मुंह में खाना तो रखते नहीं लोग ज्यादा देर तक, तो मुझे ही पूरा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज आधे दूर उसको वो करके डाइजेस्ट करती है। ठीक है, तो ये सलाइवा जो है, ये यहाँ पे इससे रिलेटेड टॉपिक थी, चीज़ें थी। ठीक है, जो 10 क्लास है, जो भी मेरे से पढ़ रही है, वो क्वेश्चन पूछ सकती है अगर उनका कोई भी डाउट है सलाइवा से। और एक और चीज़ मैं तुम आपको बता देता हूँ कि जो सलाइवा होता है ना, सिक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, और सलाइवरी ग्लैंड को परमिशन कौन देता है सलाइवा सिक्रेट करने की? हमारा ब्रेन।
जैसे आज ये सिग्नल ब्रेन ब्रेन कब देता है, जब ब्रेन कुछ अच्छी अच्छे खाने की खुशबू सूंघ लेता है, कुछ अच्छे खाने के बारे में सोचता है, या अच्छा खाना देख लेता है, तब ये परमिशन देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। ठीक है, 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। एक सलाइवरी ग्लैंड होती है, देखो ये वाली दिख रही है, इसको बोलते हैं पैरोटिड। ठीक है, ये पैरोटिड हमारे चिक्स में होती है, हमारे कान के हमारा जो एक्सटर्नल ईयर होता है ना, ये पिन्ना वाला, इसके नीचे होती है। ठीक है, एक हमारी ना जीभ के नीचे होती है, इसको होता है सबलिंगुअल। और एक ग्लैंड हमारे बेसिकली जो हमारा एक प्रकार से जो पीछे वाला जॉ वाला हिस्सा है उस वहाँ पे होती है, उसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, ये 3 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। रिसेंटली साइंटिस्टों ने एक और ग्लैंड ढूंढी है फेनिक्स में जो मिलती है। ठीक है, पर उसमें भी जाने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी तुम्हारी बुकें चेंज नहीं हुए। ठीक है, तो बेसिकली ये सलाइवा था और इस सलाइवा से रिलेटेड ए टू जेड सब कुछ जानकारियाँ थी। ठीक है, तो कोई भी डाउट वगैरह 10 क्लास को? नहीं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर मेरे हिसाब से अगर आगे जाके आप सोचते हो कि आप 10 के बाद 11th में बायोलॉजी स्ट्रीम लो, तो आपको अभी याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है इसमें। या तो कठिन थोड़ी ना है, या अजीब से नाम लिखे हुए हैं, इनको मत देखो। पैरोटिड याद रखो, PAROTID पैरोटिड। दूसरी याद रखो मैंडिबुलर, MANDIBULAR मैंडिबुलर। और तीसरी याद रखो सबलिंगुअल। लिंगुअल, लिंगुआ किसको बोलते हैं? जीभ को, टंग को। और सब उसके नीचे, सब यूज करते हैं उसके नीचे, तो सब लिंगुअल जीभ के नीचे। ठीक है, सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर के नीचे, ऐसे याद रखना है तुम्हें। और पैरोटिड हमारे गाल में। देखो सलाइवा बनना, सलाइवा तो ये होता है कि जो हमारी ग्लैंड होती है वो कंटिन्यूसली बना रही होती है, बस सिक्रीट वो उस टाइम पे करती है जिस टाइम पे क्या होता है, हम अच्छा खाना देख लेते हैं, अच्छे खाने की खुशबू सूंघ लेते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई आएगा बोलेगा ये लो खा लो, ये लो खा लो हरी सब्जी और ये करेले रखे हुए हैं सुखा के, इसे खा लो, तो सलाइवा क्या सिक्रेट सिक्रेट होगा? मुंह सूखा का सूखा रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे सामने किसी ने क्या कर दिया, ये लो ये रखे हुए हैं पिज्जा, ये इसमें लगी हुई हरी चटनी, ये है तुम्हारे मोमोज, ये है चाउमीन, ये है ये और ये है वो, और ऐसे बोल दिया जहां पर, चाहे कोई बेवकूफ क्यों ना बना रहा हो, तुम्हारा तुम्हारा मुंह पूरा पानी से भर जाएगा, सलाइवा ही सलाइवा सिक्रेट हो जाएगा। तो सलाइवा बहुत सारा रहता है ग्लैंड में ऑलरेडी, बस वो सिक्रीट उस टाइम पे होता है, जिस बन तो कंटिन्यू जैसे बाइल जूस होता है ना, वो भी लगातार बन रहा होता है लीवर में, बस वो सिक्रीट गॉल ब्लैडर से खाना खाने के बाद ही सिक्रीट होता है। हाँ, ये कई रीज़न है, देखो खाने के दौरान पानी ना पीने के कई रीज़न है, उसमें सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है कि खाना खाते वगैरह पानी पी रहे हो, तो मैंने आपको बताया था कि जो पेट में एसिड है HCl, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा खाने के दौरान, अगर आपको कि वो HCl ज़्यादा सिक्रीट रहना चाहिए। सेम विद सलाइवा, वो डायरेक्ट वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसको पानी ज़्यादा मिलेगा, तो डाइल्यूट होगा। और पानी इतना पी लिया, वैसे तो कभी हो नहीं सकता न्यूट्रल हो क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिड होता है, पर मान लीजिए कि वो न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल की तरफ जाएगा, मतलब जितना पानी हम पिएंगे। तो बेसिकली पानी आपके डाइजेस्टिव जूस को थोड़ा सा डाइल्यूट करता है, उसमें पानी डाइल्यूट हो जाता है तो कंसंट्रेटेड नहीं रहते, तो फिर वो अपना एक्शन थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाते, जैसे इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। तो मेरे से तो पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, वही तो मैं बता रहा हूँ। खाना खाने के दौरान कह रहा हूँ, वैसे तो पानी पीना चाहिए ज़्यादा, वैसे तो पीना चाहिए, आप खाने से पहले पीजिए ना, 1 घंटे पहले आपको आप एक रूटीन बना दीजिए, आप अपना पानी का रूटीन जो है, अलार्म जो है मोबाइल में, वो तभी का सेट करिए जो आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से थोड़ा दूर दूर हो। जैसे कि शाम के 4 बजे पी लिया 1 गिलास, जिस टाइम पे 5 बजे 5 से तुम्हारी क्लास चलती है ऐसी, उसके बाद छत में थोड़ा घूम के 1 गिलास पानी पी लिया, फिर डिनर से कम 1 डेढ़ घंटे पहले पानी पी लिया, मतलब नहीं, न्यूट्रल होगा तब फायदा नहीं ना उसका, तब वो सिक्रीट ही नहीं हो रहा है, तब न्यूट्रल का क्या फायदा, तब तो सिक्रीट ही नहीं हो रहा है ना, वो सिक्रीट कब होगा जब आप खाना खा रहे हो, और जब आप खाना खा रहे हो वो सिक्रीट सिक्रीट ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा बिल्कुल जीरो रहता है, थोड़ा बहुत तो हमेशा रहता है, लेकिन जब आप खाना खा रहे हो तो वो सिक्रीट होता है, और लीवर का सब सिक्रीट होते हैं, और आप लेकिन क्या कर रहे हो, सलाइवा सिक्रीट होता है, लेकिन आप खाना खा रहे हो तो सब चीज़ें सिक्रीट हो रही है, ब्रेन सिक्रीट करवा रहा है, और आप पानी पी के सबको न्यूट्रलाइज कर दे रहे हो। जब हम क्या खाएंगे? किसका टेस्ट? किसमें किस एक बार क्वेश्चन को शुरू से रिपीट कर दो। अच्छा, टेस्ट बड जो होते हैं, हाँ। हाँ बिल्कुल नहीं आएंगे, तभी तो हम चटपटी चीज़ें खाते हैं। ऐसा ही तो होता है। कभी भी करेले के जूस को जीभ के आगे से टच करना, करेले के जूस को, वो कड़वा नहीं लगेगा, क्योंकि जो कड़वे टेस्ट बड है वो पीछे की तरफ होते हैं, जो कड़वे बिटर टेस्ट बड होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, तो आगे से टच करना तो वो क्या होगा, वो तुम्हें स्वाद महसूस ही नहीं होगा। स्वाद क्यों महसूस होगा? क्योंकि टेस्ट बड जो है कड़वे वाले वो पीछे की तरफ है, तो स्वीट आगे की तरफ, स्वीट और लगभग लगभग साइड साइड में थोड़ा सॉल्टी टेस्ट बड होते हैं, स्वीट और सॉल्टी, तो इसीलिए ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि ये हो रहा है तो आप मतलब कभी भी कड़वी चीज़ को आगे आगे से चपाना, और जब पीछे की तरफ ले जाओगे उसे चपाते चपाते, तो फिर वो कड़वा महसूस तुम्हें तब होगा। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, जो मीठी चीज़ है ना, जैसे तुम उसको मुंह में डालोगे तो जो बाकी के टेस्ट बड है वो मीठी चीज़ में कुछ काम करेंगे ही नहीं, उसको डिटेक्ट करेंगे ही नहीं, सिर्फ उसको मीठी टेस्ट बड डिटेक्ट करेगी। हम जो खाना खाते हैं वो बेसिकली उसमें 6 रस होते हैं, उसमें 6 रस होते हैं, एक होता है मीठा रस होता है, एक खट्टा रस होता है, एक कड़वा रस होता है, एक तीखा रस होता है।
ठीक है। और एक थोड़ा वैसा टाइप का रस होता है, कसाई टाइप का। बेसिकली 6 रस होते हैं हमारे खाने में, जिसको हिंदी में बोलते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। मधुर मतलब मीठा, अम्ल मतलब खट्टा, कटु मतलब तीखा, ठीक है, तिक्त मतलब कड़वा, और कसाई मतलब कसैला। तो ये 6 रस होते हैं बेसिकली हमारे मुंह में जो आते हैं। तो हम 6 प्रकार का, जरूरी नहीं कि हम इन 6 रस वाला ही खाना खाएंगे। जब भी जो खाएंगे वाली टेस्ट बड काम करके उसका स्वाद हमें देगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें। बाकी आशुतोष, आदित्य, कुछ पूछना है? ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ गए, रोल ऑफ HCl इन डाइजेशन, या रोल ऑफ HCl इन स्टोमक, या रोल ऑफ HCl, बस डायरेक्ट इतना ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो बेसिकली HCl की रोल तुम्हें समझनी है। जो मेन काम है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन काम क्या है, ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस, देखो गैस्ट्रिक जूस में HCl भी होता है। गैस्ट्रिक जूस बनता है म्यूकस, HCl, और तीसरी चीज क्या होती है? पेप्सिनोजन। इन तीन चीज से मिलकर क्या बनता है? गैस्ट्रिक जूस बनता है, ठीक है। तो HCl जो होता है गैस्ट्रिक जूस में, पहली चीज तो डिसइंफेक्ट्स द फूड। पहला काम इसका ये है कि ये क्या कर रहा है, पहला काम इसका क्या है कि ये डिसइंफेक्ट, मतलब वही खाने में जो जम्स वगैरह आ रहे हैं उनको साफ कर दे रहा है। पहला काम HCl के 3 काम सबको पता होना चाहिए। पहला काम खाने में से जम्स को मार देना, या बोल सकते हैं डिसइंफेक्टेंट्स का काम करना। डिसइंफेक्टेंट्स किसके लिए यूज करते हैं? कभी भी घर में देखना फिनाइल की बोतल जो होती है, कभी भी घर में डिटॉल की बोतल देखना, उन सब में लिखा होगा डिसइंफेक्टेंट्स, यानी कीटाणु को मारने वाले। ऐसी HCl भी क्या करता है? कीटाणु को मारता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ये डिसइंफेक्टेंट है। ये कीटाणु को मारता है। यहाँ पर फूड में जो जम्स वगैरह आ जाते हैं, जो मुंह में लाइसोजाइम में नहीं मर पाए, क्योंकि लाइसोजाइम में खाना रखते ही कितनी देर है हम, मैंने बोला ना मुंह में रखते ही कितनी देर हम खाना, वो बेचारी लाइसोजाइम जब तक मारेगी तब तक तो खाना निकल दिया हमने, ठीक है। इसलिए कहते हैं देर देर तक चबाओ खाना, मुंह में ज्यादा देर तक रखो, मुंह में चबा दो खाने को जितना चबा सकते हो, ठीक है। कहते हैं कि अगर आपको वेट लूज करना है, बहुत सारी चीजें करना है, तो 32 बार खाना चबाओ, जो कि बहुत मेहनत चाहिए इसको सीखने के लिए, बाद में आदत हो जाती है। दूसरा ही खाने को एसिडिफाई करता है। खाने को क्या करता है? एसिडिफाई कर देता है, खाने को एसिडिक बना देता है, ठीक है। अब खाने को एसिडिक जब ये बनाता है तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब ये खाने को एसिडिक बनाता है तब एक एंजाइम होती है, उसको बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ध्यान से समझना, प्रोटो, प्रोटो का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन, और लाइटिक का मतलब ब्रेक डाउन। प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक यानी कि प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम। और उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। तो ये उसको भी क्या करता है, उसके भी फंक्शन करने में मदद करता है। तो बेसिकली एक्टिवेट कर देता है। पहले इसको पेप्सिनोजन बोलते हैं, फिर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली HCl का काम क्या है? पहला काम है खाने में से डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि कीटाणु को मारना, दूसरा काम है खाने को एसिडिक बनाना, और तीसरा काम है एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम होती है, उसका नाम पेप्सिन होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। तो ये 3 काम HCl के हैं, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कोई क्वेश्चन है किसी का? सलोनी, अनुस, लक्की, अभिनव, कोई ये HCl क्या करता है? देखो देखो, जो हमारे पेट में होते हैं वहाँ पे तो ज़्यादा बैक्टीरिया होते नहीं। जो बैक्टीरिया हैं वो अच्छे कभी भी बाहर से बॉडी के अंदर नहीं जाते। अच्छे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जन्म ले लेते हैं, जिनको हम प्रीबायोटिक बोलते हैं, जो हमारी गट्स में होते हैं। ट्रिलियंस होते हैं ये फंगस बैक्टीरिया, कम से कम बिलियंस ट्रिलियंस की संख्या में हमारी बॉडी में ये बैक्टीरिया होता है। कई साइंटिस्ट ने भी रिसर्च भी करी है कि यही बैक्टीरिया की वजह से हमारा मूड वगैरह ये सब चीज़ें डिसाइड होती है। अगर बैक्टीरिया अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या, जो तुम्हारे क्वेश्चन की अच्छे बैक्टीरिया, देखो बाहर से जो खाना आ रहा है उसमें मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होंगे वो बुरे ही होंगे, गंदे ही होंगे, जो बीमारी कर सकते हैं, ठीक है। तो HCl में जो बैक्टीरिया है वो बाहर से ही आ रहे हैं। अब बाहर वाले सब गंदे ही होते हैं, उसमें अच्छे कोई नहीं होते, ठीक है। अब ऐसे तो होता नहीं कि कोई आया इंसान, उसने बोला ओ ये देख इसमें अपना मुंह टच कर, इसमें अच्छे बैक्टीरिया हैं। ऐसा कोई अच्छे बैक्टीरिया हमारे पेट में खुद बन जाते हैं। और HCl पेट में, वो स्टमक वाले पोर्शन में नहीं होते। स्टमक वाले पोर्शन में जो बाहर से आ रहे हैं वही तुम्हारे क्या होते हैं, मर जाते हैं। वो सब गंदे ही होते हैं जो बाहर से आते हैं, ठीक है। तो HCl में सब जो स्टमक होता है उसमें सब बाहर से ही आते हैं, वहाँ पे कोई अच्छे बैक्टीरिया नहीं होते। क्लियर है सलोनी? ठीक। बाकी किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? ओके। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सब स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं इसका, या फिर कुछ नोट कर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, बहुत सिंपल है ये, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, CC 2015 का, कि स्टेट द फंक्शन ऑफ एल्वोलाई इन द लंग्स। एल्वोलाई का काम क्या होता है हमारे लंग्स में, ठीक है। तुम सबको पता है जो एल्वोलाई होते हैं हमारे लंग्स में, ये एकदम एंड में होता है। पहले लंग्स में जो ट्रैकिया होता है, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, वो डिवाइड हो जाता है दोनों लंग्स में। एक हिस्सा उसका एक लंग्स में जाता है, एक हिस्सा उसका एक लंग्स में जाता है। और ये डिवाइड होने के बाद क्या होता है, ये आगे जाके फिर और ज्यादा डिवाइड होता है, जैसे कि ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, फिर आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, और लास्ट में किस चीज में डिवाइड होता है? लास्ट में डिवाइड होता है तुम्हारा एल्वोलाई में। एल्वोलाई लास्ट में होता है। तुम्हें जान के या यकीन नहीं होगा, एल्वोलाई हमारे लंग्स में लगभग लगभग कितने होते हैं? 60 करोड़ तक। दोनों लंग्स में अगर मैं एल्वोलाई को गिनूंगा तो 60 करोड़ तक एल्वोलाई होते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है? देखो इनका काम बड़ा सिंपल है। इनकी जो एल्वोलाई की जो वॉल होती है, ये वॉल जो होती है एल्वोलाई की, ये कैसी होती है? थोड़ी बहुत पतली होती है। एल्वोलाई की वॉल बहुत पतली होती है, ठीक है।
तो इसका काम होता है मेनली एल्वोलाई का। ये क्या करता है, देखो हम जब सांस लेंगे तो सीधी सी बात है, हम जब सांस लेंगे तो क्या होगा, हम जब सांस लेंगे तो कौन सी गैस अंदर जाएगी, हम जब सांस लेंगे तो लंग्स में ऑक्सीजन भर जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हम सांस लेते हैं तो लंग्स में बहुत सारी ऑक्सीजन भर जाती है, और ये सारी ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, सारी ऑक्सीजन चली जाती है, सारी ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, एल्वोलाई में चली जाती है, सारी O2। और जब सारी ऑक्सीजन यहाँ चली जाती है तो ये भी सोचो कि इन एल्वोलाई के अंदर उस दौरान हमारे ब्लड के थ्रू बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वोलाई से बाहर निकल जाती है, सारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, इन एल्वोलाई से बाहर निकल जाती है। तो आप सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि एल्वोलाई काम कैसे करते हैं। तो ये ऑक्सीजन का एल्वोलाई में जाना और CO2 का एल्वोलाई से बाहर आ जाना, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वोलाई का मेन काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वोलाई गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद कर रहा है, तो ये एल्वोलाई का मेन काम है, तो सब पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो कौन कौन सी गैसेस को एक्सचेंज करता है, ये करता है CO2 और O2 को एक्सचेंज करता है ब्लड और एयर के बीच में, ब्लड और एयर के बीच में, ठीक है। मतलब जो ब्लड हमारे पल्मनरी किसके थ्रू, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू जो लंग्स में जा रहा है वो ब्लड, और जो हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं यानी एयर से, वो एयर। तो एयर और ब्लड के बीच में क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा आता नहीं है वैसे, पर इसका वॉल का क्वेश्चन आ रखा है कई बार ट्रैकिया से रिलेटेड। तो इसमें से जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट लाइन तुम्हें लगती है, जो तुम्हें याद आ जाएगी, वो नोट करना। मैं भी एक बार हिंट दे दूंगा तुमको। देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब कि विंड पाइप, पूरा का पूरा जो विंड पाइप है इसको क्या बोला जाता है, ट्रैकिया बोला जाता है। तो ये बोलना चाह रही कि ट्रैकिया का काम क्या है, ट्रैकिया का फंक्शन क्या है, ट्रैकिया करता क्या है। वाई डू द वॉल नॉट कोलैप्स इवन वेयर देयर इज लेस एयर इन इट। अब जब ट्रैकिया के अंदर हवा भरी हुई है, ट्रैकिया के अंदर हवा भरी हुई है, तो मानते हैं कि ट्रैकिया खुला हुआ रहेगा, ओपन रहेगा। लेकिन ट्रैकिया मान लीजिए इसके अंदर हवा कम है, तो ये चिपकता क्यों नहीं है, ट्रैकिया चिपकता क्यों नहीं है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारा CBSE में। तो पहली चीज, ट्रैकिया जो हमारी बॉडी में है, ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है फेनिक्स को, किससे, लंग से। ये फेनिक्स वाला पार्ट है तुम्हारा, ठीक है, इसको कनेक्ट कर देती है पूरा किससे, यहाँ से लंग से, यहाँ पे ऐसे करके तुम्हारे लंग्स होंगे, ऐसे करके ये लंग्स है। तो लंग से कनेक्ट कर रही है, यानी कि ये फेनिक्स है, ठीक है, इसको ये ट्रैकिया कनेक्ट कर रही है लंग से, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो बेसिकली ट्रैकिया का और चीजें हम जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। ट्रैकिया को ही विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया इज लाइंड बाय सीलिएटेड म्यूकस, ट्रैकिया इज लाइंड बाय सीलिएटेड म्यूकस सिक्रेटिंग सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम फॉर ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोब्स, सूडो ट्रैपिंग फॉर डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोब्स। देखो ट्रैकिया के अंदर ना म्यूकस होता है, म्यूकस मतलब मैंने बताया था एक स्टिकी सब्सटेंस, एक चिपचिपा पदार्थ, ठीक है। म्यूकस होता है पूरे ट्रैकिया के अंदर। और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो क्या होता है, जो बहुत सारी उसमें डस्ट होती है हमारी, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो एयर में बहुत सारी डस्ट होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। तो वो माइक्रोब्स अगर लंग्स में चले गए तो लंग्स में बीमारी कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, कई बार एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये ना लंग्स में पहुंच जाते हैं और लंग्स में ये म्यूकस बनाते हैं, बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही म्यूकस बना देते हैं, स्टिकी सब्सटेंस बना देते हैं, जिस बीमारी को हम बोलते हैं निमोनिया। तो निमोनिया इन्हीं दो बैक्टीरिया की वजह से होता है, अगर ट्रैकिया ने उन दोनों बैक्टीरिया को नहीं ट्रैप करा। तो इसलिए ऐसे बैक्टीरिया हमारे लंग्स में ना चले जाएं, तो ट्रैकिया के अंदर म्यूकस होता है, लिक्विड होता है, तो उस लिक्विड में चिपक जाते हैं डस्ट और बैक्टीरिया। और उस लिक्विड में ना बहुत सारे मैक्रोफेजेस भी जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे ऐसे WBC भी जुड़े हुए होते हैं जो उन बैक्टीरिया को मार देते हैं, ठीक है। अब ये जो म्यूकस सिक्रेट होता है कैसे होता है, ट्रैकिया के अंदर सेल्स होते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, वैसे यार पोर्शन तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, तो ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रैकिया के बारे में सब कुछ बता दिया उन्होंने। ट्रैकिया एक विंड पाइप होता है, ट्रैकिया फेरिंक्स और लंग्स को जोड़ता है, ट्रैकिया के अंदर म्यूकस होता है जो कि डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब्स को ट्रैप कर देता है। तो ये सब ट्रैकिया के बारे में उन्होंने बता दिया। अब ट्रैकिया का जो दूसरा क्वेश्चन था कि ट्रैकिया की जो वॉल्स होती है, पाइप होता है, आपस में चिपकता क्यों नहीं है, ठीक है। मैंने एक कागज के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके बताया था आप सबको, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए आपको, फिर से एक बार देख लो उसको। ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स, ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करता। इसका मुख्य कारण क्या है, इसका रीजन है ट्रैकिया के पास क्या होता है, सी सेप्ड कार्टिलेजेस रिंग्स होती हैं जो 16 से 20 तक की होती हैं। ये रिंग दिख रही है, ये रिंग ऐसे करके लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 16 से 20 रिंग्स होती हैं ऐसे करके। ये रिंग्स पूरी है, मतलब ये पूरा एंड तक भी नहीं होती पर इधर से पूरी है। तो ये रिंग्स क्या करती है, ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है, ये ट्रैकिया के बाहर होती है, तो ट्रैकिया को चिपकने नहीं देती, ठीक है, ये ट्रैकिया को चिपकने नहीं देती, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से कौन बचाती है, ये रिंग्स बचाती है, ठीक है। जैसे कि ये ट्रैकिया है, ठीक है, तो ये कोलैप्स नहीं हो रहा है, कोलैप्स नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है, इसके पास रिंग्स हैं, इसके पास रिंग्स हैं, ठीक है, ऐसे तुम्हें याद रखना है। तो ये ट्रैकिया होता है, ठीक है। ट्रैकिया को ही देखो, ट्रैकिया को लैरिंग से कंपैरिजन मत करना, वो तो वॉइस बॉक्स हो गया। ट्रैकिया तुम्हारा विंड पाइप होता है, विंड पाइप, जहाँ से आपकी एयर लंग्स तक जाती है, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पे और समझो, जब से मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये ट्रैकिया क्या है, ये ट्रैकिया है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, इन दो हिस्सों को बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। फिर आगे जाके इसकी बहुत सारी और ब्रांचेस बन गई, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर आगे जाके यहाँ पर ऐसे करके ना, इनमें लास्ट में स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, बहुत ऐसे स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक होता है, इनको बोलते हैं एल्वोलाई, इनको क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं।
एकदम एंड में होता है एल्वोलाई, वहीं पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इसलिए लंग्स की फंक्शनल यूनिट को एल्वोलाई बोलते हैं, क्योंकि लंग्स से सबसे छोटी चीज वही है जो काम करती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जहां भी किसी ने पूछ दिया उसका मतलब होता है आर्टरीज, वेन और कैपिलरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हम आर्टरीज और वेन को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। इनके अंदर से भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि आर्टरीज और वेन में बताओ क्या डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरीज और वेन के बारे में समझना। आर्टरीज और वेन का डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो कैसे समझोगे इसको, इसको कैसे समझना है तुम्हें, बहुत सिंपल है। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन। देखो आर्टरीज का काम क्या है कि ये इधर से उधर, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है, वो क्लोज होता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर डक्ट्स में, पाइप्स में ब्लड फ्लो करता है, ऐसे खुला नहीं करता। जिन ऑर्गेनिज्म में खुला करता है उनको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म। हम है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है डक्ट्स में, पाइप्स में, ठीक है। तो आर्टरीज और वेन ये दो टाइप की डक्ट्स है जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। देखो आर्टरीज जो होती है ये कैरी करती है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, सिर्फ एक आर्टरी के अलावा, और उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मैंने बताया था राइट वेंट्रिकल से सीधा लंग्स में ब्लड को लेके जाती है। ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। वैसे तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब मैंने बता दिया था, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उसमें CO2 है ही नहीं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बस उसका पार्शियल प्रेशर काफी कम है। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है, जैसे आगे बहुत पढ़ोगे तुम अगर साइंस लोगे 11th क्लास में केमिस्ट्री में। जैसे मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारी गैसेस हैं, इसमें CO2 भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें फ्लोरीन भी है, बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। अब इतनी सारी गैसेस इस कंटेनर में है, लेकिन मैं किसी जब एक गैस की बात करूंगा तो वो कहलाएगा उस गैस का पार्शियल प्रेशर। अगर मैं कह रहा हूं व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो वहां पर इन सब गैसेस का प्रेशर नहीं देखा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी नहीं देखा जाएगा, फ्लोरीन का भी नहीं देखा जाएगा, ऑक्सीजन का भी नहीं देखा जाएगा, वहां पर सिर्फ नाइट्रोजन का देखा जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर मतलब बहुत सारी गैसेस में किसी एक गैस का प्रेशर देखना, वो इकलौता गैस कितना प्रेशर लगा रही है तो उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। दूसरी चीज आर्टरी जो होती है, हम चलो कंपैरिजन करके पढ़ लेते हैं। वही अगर मैं वेन की बात करूं तो वेन जो होती है, वेन क्या कैरी करती है, वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, आदित्य? नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कि ऑक्सीजन का? कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ये कौन, वेन, सिर्फ पल्मोनरी वेन के अलावा। पल्मोनरी वेन नहीं करती, इसके अलावा सब करती है, ठीक है। अब वहीं आर्टरी पे आते हैं। आर्टरी पे एक और बात समझ लो कि आर्टरी जो होती है ना बॉडी में बहुत डीप होती है। अगर कोई बोलेगा भाई अब तेरे हाथ की नसें दिख रही हैं देख, तो वो क्या दिखती है, वेन दिखती है, क्योंकि वेन बहुत स्किन के पास में होती है। आर्टरी कभी नहीं दिखती, आर्टरी बहुत कम की दिखती है। आर्टरी क्योंकि बहुत डीप होती है, बॉडी में अंदर की तरफ होती है। और वेन जो होती है, वेन कहाँ होती है, बॉडी में डीपली नहीं होती। वेन तो बॉडी में स्किन के पास ही होती है, स्किन सर्फेस के क्लोजर होती है, इसलिए वेन दिख जाती है, ठीक है। आर्टरी में तुम्हें पता होना चाहिए कि आर्टरी का कलर जो होता है वो रेड होता है, ठीक है। वेन का कलर कैसा होता है, वेन का कलर ब्लू होता है। वेन का कलर कैसा होता है, वेन का कलर ब्लू होता है। आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, क्या चीज? हाँ, एक प्रकार से उसको ऐसे बोलते हैं ब्लू इज ग्रीन, ठीक है। उसको ब्लू इज ग्रीन बोलते हैं। प्रॉपर ब्लू भी नहीं होती हो कि वो तुम्हें नीले रंग की दिख रही है, ऐसा भी नहीं होता है। वो ग्रीन ग्रीन कलर या ब्लू ब्लू कलर उसका बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं डार्क ब्लू। वो प्रॉपर ग्रीन भी नहीं होती, प्रॉपर ब्लू भी नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लू इज ग्रीन। यहाँ पर ब्लू लिखा हुआ है क्योंकि मैक्सिमम बुकों में ब्लू लिखा रहता है और आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हो। साथ ही साथ आर्टरी की बात करूँ तो आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। और वेन में ब्लड प्रेशर कम होता है। वेन में ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है। वेन में ब्लड प्रेशर कम होता है। और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आर्टरीज में वॉल्व्स, VALV इज वॉल्व्स एब्सेंट होती है। और और जो वेन होती है उसमें वॉल्व प्रेजेंट होती है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, समझ लो, व्हाई वॉल्व इज प्रेजेंट ओनली इन वेन नॉट इन आर्टरी। या फिर ऐसा आ सकता है कि वॉल्व क्या होती है, कहाँ पर होती है, इसका काम क्या होता है। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्व वाला। इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा क्यों होता है और वेन में ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है, ये मुझे कौन बताएगा? अनुज, बताना चाहोगे इसका आंसर? आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है और वेन में ब्लड प्रेशर कम होता है, क्यों? नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। सलोनी, आंसर बताओ। किसका कॉन्ट्रैक्शन? हाँ, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड कब जाता है, मैंने कल भी थोड़ा बहुत एक बॉटल का एग्जांपल लेके तुम्हें बताया था। आर्टरीज में ब्लड कब जाता है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा एकदम चिपक जाएगा तो उसके अंदर का ब्लड बाहर आएगा, और वो ब्लड कहाँ जाता है, आर्टरीज में जाता है, ठीक है। हार्ट जब रिलैक्स करता है तब वेन में ब्लड हार्ट में आता है, वेन के थ्रू ब्लड आता है हार्ट में, ठीक है। तो हार्ट जब पंप करता है तो सारा ब्लड आर्टरीज में जाता है, इससे आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का ब्लड इसमें आता है, ठीक है। और वेन में प्रेशर कम होता है क्योंकि वेन में ब्लड ऐसे आ जाता है। वॉल्व्स जो होती हैं, वॉल्व्स क्या होती हैं, आपको ध्यान से समझना है वॉल्व्स क्या होती हैं। देखो
जैसे कि मान लो ये एक डक्ट है, तो इसमें ना कुछ इस तरीके की ये वॉल्व लगी हुई होती है ऐसे करके। वॉल्व क्यों लगी हुई होती है? वॉल्व मतलब एक टाइप का, जैसे मैंने बताया था ना, जो ईसोफेगस होता है और स्टमक होता है, उसके बीच में एक स्पिंचर होता है, उसी टाइप की वॉल्व्स होती हैं। वॉल्व्स का काम होता है कि ये लिख दो कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इन वॉल्व्स का काम होता है कि आर्टरीज में जो ब्लड चला गया वो वापस नहीं जाएगा, वापस जाकर फिर से हार्ट में चला गया तो, या फिर से कहीं और चला गया तो। वैसे आर्टरीज में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्व्स का ब्लड, देखो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ब्लड है वेन में, वो हार्ट में प्योर होने के लिए जा रहा है, लेकिन अगर किसी कारण की वजह से ब्लड बैक फ्लो कर गया तो वापस से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वेन में क्या होती है? वॉल्व्स होती हैं। वेन में क्या होती है? वॉल्व्स। ये प्रिवेंट करती है ब्लड के बैक फ्लो को। अब आर्टरीज में वॉल्व क्यों नहीं होती? क्योंकि आर्टरीज में जो होता है वो, वॉल्व्स का क्या काम, आर्टरीज में अगर बैक फ्लो हो भी जाए ब्लड का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड बह रहा है वो अच्छा खून है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। तो आर्टरीज में अगर ब्लड बैक फ्लो हो भी जाए, पीछे की तरफ आ भी जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए नेचर जो था उसने आर्टरीज को वॉल्व दी ही नहीं, लेकिन वेन जो है उसने उसको वॉल्व दी है। वॉल्व क्यों दिया है? ताकि जो बैक फ्लो है ब्लड का वो रुक जाए। अगर ब्लड वेन में है तो वो पीछे की तरफ ना जाए, वो बैक फ्लो उसका ना हो पाए, इसलिए वॉल्व होती है वेन में टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इसलिए वेन में क्या होती है? वॉल्व्स होती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्व का फंक्शन क्या होता है? इट वॉल्व इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन वेन। ठीक है, और भी जगह होती है, हार्ट के अंदर भी वॉल्व्स होती हैं, एंड इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, अब मुझे बता, बॉडी का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है कि लंग्स में जाता है पहले? हार्ट के कौन सी चैम्बर में जाता है? राइट एट्रियम के बाद कहाँ जाता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कुछ ढक्कन जैसा होता है, मैंने बताया था, इसमें वो एक टाइप की वॉल्व होती है, वॉल्व, VALVE वाल्व। ये वॉल्व देखो, अब सारा का सारा ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड वापस से राइट एट्रियम में जाएगा तो अच्छा लगेगा तुम्हें? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो वो ब्लड जो है वो वापस नहीं जाना चाहिए, इसलिए वहां पर वॉल्व होती है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है वहां पे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऐसी दूसरी तरफ बाइकस्पिड वॉल्व होती है। तो वॉल्व का काम हर जगह क्या होता है? बैक फ्लो को रोकना, ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्व का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, या इस तरीके से डिफरेंस में भी लिख सकते हो, यही आ जाएगा कि व्हाई वेन्स हैव वॉल्व एंड आर्टरी डजंट। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टरीज और वेन जहां पर मिलती है तो वहां पे एक नेटवर्क बनाती है, एक जाला जैसा बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये याद रखना। करके इंडिविजुअली की सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर कुछ पूछ लिया, पैनक्रियास के ऊपर कुछ पूछ लिया। तो हम सबसे पहले देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड को। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है? ये तीन होती है, अभी भी बताया था मैंने, कौन कौन सी? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। तीन सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ भी है पैरो, ये पेयर में होती है। ठीक है, ये सब पेयर में होती है। ठीक है, अगर इस वाले कान के नीचे एक पैरोटिड है तो दूसरे वाले कान के नीचे भी तो होगी। ठीक है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। सब मैक्सिलरी को सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करती हैं? ये सिक्रीट करती हैं, ठीक है, सलाइवा सिक्रीट करती हैं। ठीक है, सलाइवा में एंटी माइक्रोबियल लाइसोजाइम होता है, मैंने बता दिया कि बैक्टीरिया को मारने वाली एक एंजाइम होती है, वो होती है, और साथ ही साथ स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाली टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज होती है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड है, ये मैं बता चुका हूँ, तो बहुत सिंपल है। लीवर जो होता है, लीवर का काम होता है, ये बाइल सिक्रेट करता है। बाइल एक प्रकार का जूस होता है। एक चीज याद होनी चाहिए कि बाइल जूस में एक भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती। बाइल जूस में एक भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती, तो उसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, बाइल क्या करता है? एल्कलाइजेशन ऑफ फूड। जो खाना पेट से नीचे इंटेस्टाइन में आ रहा है वो खाना बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, उसमें एसिड होता है। एसिड कौन सा एसिड? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। स्टमक के पास तो म्यूकस की लेयर है ना, स्टमक तो बचा हुआ रहता है, लेकिन इंटेस्टाइन के पास तो इतनी हार्ड लेयर नहीं है, तो इंटेस्टाइन तो खराब हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो खाना जो है वो एसिडिक फूड अगर इंटेस्टाइन में आएगा तो एक नुकसान तो ये है कि इंटेस्टाइन डैमेज हो सकती है। एक नुकसान ये है कि जो पैनक्रियाज की एंजाइम्स है ना, ट्रिप्सिन वगैरह, ये एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम नहीं करती। ठीक है, ये थोड़ा न्यूट्रल और थोड़ा बेसिक मीडियम में काम करती है। तो उस खाने को न्यूट्रलाइज कौन करता है? लीवर करता है, क्योंकि लीवर का बाइल का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। बेस को यहाँ पे अल्कलाइन भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर अल्कलाइजेशन वर्ड का यूज करा हुआ है। एल्कलाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को बेसिक बनाना। साथ ही साथ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस क्या होता है? फैट में इमल्सिफिकेशन कर देता है, यानी फैट के बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, फैट के बड़े पीस को छोटे पीस में तोड़ देता है, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो ये भी बाइल जूस करता है। ठीक है, अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। ठीक है, लीवर हो गया, बात करेंगे पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज का काम क्या है? पैनक्रियाज क्या करता है? सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस के पास में प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटियो, प्रोटीन, लाइटिक तोड़ने वाली, प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम होती है ट्रिप्सिन। और कौन होती है प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम? कौन बताएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल सकते, गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूस में होती है पेप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन, जो कि ट्रिप्सिनोजन के रूप में सिक्रेट होती है, बाद में एक्टिवेट हो जाती है। साथ ही साथ पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक जूस में और क्या होती है? पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, स्टेप्सिन भी इसको बोलते हैं, जो कि फैट का डाइजेशन करती है। और क्या होती है? पैनक्रियाटिक लाइपेज, जिसको बोलते हैं अमाइलोप्सिन। तो ये सारी की सारी क्या होती है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। तो तीनों के यहाँ पे फंक्शन तुम्हें काफी छोटे छोटे मिल जा रहे हैं, और काफी कंप्लीट मिल रहे हैं, आधे अधूरे नहीं मिल रहे हैं। तो कंप्लीट फंक्शन और छोटे फंक्शन के लिए ये वाले जो नोट्स हैं काफी अच्छे हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा साफ कर देता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस याद रखना एक सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ पे से लीवर है और यहाँ पे से पैंक्रियास। और जो वाला टॉपिक है तो तुम्हें याद करना पड़ेगा सारी एंजाइम्स का नाम। वैसे तुम्हें याद है, मुझे पता है कुछ याद है, और बाकी तुम भूल जाओगे, रिवाइज नहीं करोगे। यहाँ पे एक एमसीक्यू डाला हुआ है, एमसीक्यू नहीं है, सॉरी एमसीक्यू नहीं है, यहाँ पे बोल रखे कि इन सबका काम बताओ, इन सबका काम बताओ। ठीक है, तो पेप्सी ने सलाइवा विलाई बाइल जूस, मैंने इसको तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ है कि इस सबका काम तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसका आंसर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो बताओ मुझे पेप्सिन का क्या काम होता है। प्रोटीन का डाइजेशन करती है पेप्सिन, ये एंजाइम होती है, प्रोटीन का डाइजेशन करती है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, सलाइवा क्या करता है। हाँ, कौन से कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को। बेसिकली ये भी डाइजेशन करता है, सलाइवा नहीं करता, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है टाइलिन, या आप उसको सलाइवरी अमाइलेज बोल सकते हो। ये क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। ठीक है, विलाई के बारे में बताओ, कम से कम तीन चीजें तो बताना। एक तुमने बता दी, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। सरफेस एरिया बढ़ाता है। और ठीक है, वो तो उसकी लोकेशन होगी, फंक्शन बताने तुम्हें। पेरिस्टालसिस भूल गए, याद है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, खाने को पुश करके आगे बढ़ाना जब ये विलाई हिलेंगी। तो पेरिस्टाल्टिक, हाँ एक वो भी है, बहुत जरूरी है। इंटेस्टाइनल जो सिक्रेट करता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी ये करता है, और जूसेस भी सिक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल जूस। तो विलाई के चार पांच फंक्शन है, सब पता नहीं चाहिए तुम्हें, चार फंक्शन तो पता नहीं चाहिए। खाने को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है विलाई, सरफेस एरिया बढ़ाती है इंटेस्टाइन का, साथ ही साथ ये क्या करती है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करने में मदद करती है, और ये जूस सिक्रेट करती है, इंटेस्टाइनल जूस। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन बताओ, बाइल जूस का फंक्शन बताओ। अरे अभी तो बताया, इसने बोला सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, दोबारा बोलो। हाँ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड, फूड को इमल्सिफाई करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन से क्या हो जाता है, फैट जो होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए पेनक्रियाटिक लाइपेज उस पर अच्छे से काम कर पाती है। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देख लो सब दोबारा से इनके फंक्शन। ठीक है, पेप्सिन का काम है ब्रेक डाउन करना प्रोटीन को इनटू पेप्टोन्स या प्रोटीएस। ठीक है, एमिनो एसिड यहाँ पर नहीं बनता, एमिनो एसिड बाद में बनता है। सलाइवा का काम मैं बता चुका हूँ, ये खाने को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट करती है, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम होती है सलाइवरी अमाइलेज। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए विलाई का काम क्या होता है। विलाई का काम होता है इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती हैं। ठीक है, साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन करने में मदद करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है। और बाइल जूस का काम क्या होता है, ये जूस होता है जो रिलीज होता है लीवर से, और इसका काम होता है ये क्या